नमस्कार। सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात राजनीति इस समय वही सबकी चर्चाओं में है। आप सड़क पर रहें, आप चाय की दुकान पर रहें, घर में रहें, लेकिन एक चीज जहन में घूम रही है कि आखिर इस सीट पर कौन लड़ रहा है, आखिर वहां से जीत कौन रहा है। और ये लिस्ट आई है तो क्या इसमें हमारी सीट आई है कि नहीं आई है, ये सवाल हर एक आदमी कर रहा है। लेकिन उससे उलट जो राजनीति को देखते और समझते हैं उनके लिए हर एक पार्टी की हर एक सीट पर जो चीज है उसमें राजनीतिक समीकरण क्या साधे गए हैं, उसमें जातिगत समीकरणों का क्या रोल है और मैसेज क्या है, इसके सहारे राजनीतिक इबारत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तमाम हम लोगों के जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं इस वक्त। तो इसी परंपरा में अभी बीजेपी के उन तमाम लोगों का इंतजार किया जा रहा है, यानी उस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है जिसमें यूपी की बची हुई 29 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों का नाम साया हो। जीत और हार की बात बाद में हो, पहले तो नाम के साथ रिश्ता उस सीट का जुड़ रहा है या नहीं, इस पर चर्चा हो आज इसी पर। क्योंकि कल जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें उम्मीद थी कि कुछ नाम आएंगे, हालांकि उसमें आपने नितिन गडकरी को देखा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा, तो फिर लगा कि शायद सीट तो वही है, लोग वही हैं, बदलाव की बात नहीं है। लेकिन जब आप बदलाव देखने लगते हैं तो वो 21% से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की पहली लिस्ट में ऐसा नहीं था। अब दूसरी लिस्ट क्या उसी तरह होगी? क्या वरुण गांधी, मेनका गांधी, वीके सिंह, बृजभूषण शरण सिंह और इस तरह से एक के बाद एक कई नाम आपके जहन में मेरे बोलने के साथ ही आते जा रहे होंगे कि उनका क्या होगा। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर उनका क्या होगा और क्यों ये सीट फाइनल नहीं हो रही है। अभी तक अलग अलग बातें की जा रही हैं, लेकिन रायबरेली में किसको इस बार बीजेपी ये देगी ताकत कि वो गांधी परिवार की सबसे मजबूत सीट को इस बार बीजेपी के खेमे में ला सके। इस पर बातचीत करेंगे हम। इस बार मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट, जिनको आप देखते हैं 4 दशकों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश को मथ रहे हैं। वीरेंद्र जी, जिन्होंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तक आने के दौरान राजनीति से अलग स्टिंग्स, इन्वेस्टिगेशंस, सामाजिक दायरों को, उन सब को सुलझाया, तो उन पर भी बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा उन रिपोर्टर्स में से हैं जिन्होंने गांव-गांव की राजनीति को समझा है। और साथ में हैं अभय कुमार जी। अभय जी का थोड़ा सा नेटवर्क अभी स्लो हुआ रहा है, लेकिन अभय जी को आप जानते हैं। अभय भी जो राजनीतिक आंकड़े हैं उनके लिए उनको दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक हालात पर नज़र रखते हैं। तो शुरुआत मैं करता हूं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, आखिर सेकंड लिस्ट भी आ गई और उस लिस्ट में वो चेहरे भी दिखाई दिए जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की बची हुई 29 सीटें, जिसमें से यूं कहें 24 तो बीजेपी की सीट हैं जो उसको बतानी है, बाकी 2 तो आरएलडी को दे चुके और आरएलडी अपना नाम भी उनके कैंडिडेट खड़े कर चुकी है, 2 उसके पास अपना दल को देनी है और 1 सुभाषपा की सीट है। तो ऐसे में ये 24 सीटें, जबकि आप 51 सीटों का अनाउंस कर चुके हैं, क्या कोई इशारा कर रही हैं? क्योंकि जब मैं आपके पास आया तो उससे पहले ये खबर भी जेरे शाया थी कि कहीं वरुण गांधी अमेठी में 2-2 हाथ ना कर लें, कहीं ऐसे गांधी स्मृति ईरानी से लड़े तो जरूर, लेकिन राहुल नहीं वरुण। इस तरह की चर्चाओं में अभी वीरेंद्र जी के फोन को दोबारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक वीरेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो उसका जवाब दीजिए, नहीं तो मैं सवाल दोहराऊं। आपका सवाल यूपी के मेंबर्स की जाति को लेकर के है, तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आ रही है। यूपी में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के साथ अब ये 5वां चुनाव है। दो चुनाव विधानसभा के हो चुके हैं, तीसरा चुनाव ये लोकसभा का है। तो अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जाति के लिए विशेष कुछ नया काम नहीं करना है। और जो बीजेपी की जो स्थायी रणनीति रही है कि पिछड़ी जातियों में जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट को प्रमोट करो, यानी नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट और नॉन जाटव दलित की जो जातियां हैं,
तो बीजेपी लगातार उसी पे काम कर रही है और खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी हाल में यही हमने हरियाणा में होते देखा है, यही इसके पहले झारखंड में हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, अभी हुआ है अभी अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है या शिंदे को बनाया है महाराष्ट्र में। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति बड़ी कंसिस्टेंट है और आमतौर पर ये रिएक्शन आता है मीडिया में कि मोदी अमित शाह ने अपने फैसले से चौंकाया। इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी की एक इलेक्टोरल पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंटली उसी पे 10 साल से काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में केवल नई बात अब ये दिखती है कि जो अपना जो जातीय समीकरण को बीजेपी ने पहले से ज्यादा मजबूत किया है और शायद पूरे देश में अकेला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी का छोटी छोटी जातीय आधारित पार्टियों से गठबंधन है। अभी हाल में दो पार्टियों से गठबंधन मजबूत हुआ, राष्ट्रीय लोकदल से हुआ, एक उनका कैंडिडेट आज निर्वाचित हो गया विधान परिषद के लिए। दूसरा है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसका आपको मालूम है कि अभी हाल में मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया और राष्ट्रीय लोकदल से भी एक मंत्री बनाया गया कैबिनेट में और राजभर मैं की के मैं दल का भी वीरेंद्र सर एक पहला एमएलसी सवाल, हुआ। वीरेंद्र जी मैं आपसे पहला सवाल ये चाह रहा था कि ये जो नाम है, वरुण गांधी हैं, वीके सिंह हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, मेनका गांधी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, अग्रवाल हैं, राजेंद्र अग्रवाल, ये सब आपको लग रहा है कि दोहरा रहे हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? वरुण गांधी और मेनका गांधी को तो टिकट नहीं मिलना था, ये तो आज से मैं कहूंगा कई साल पहले तय हो चुका था। आप अगर याद कीजिए अक्टूबर 2021 में जब लखीमपुर में घटना हुई थी, जब अजय मिश्रा टेनी और उनके पुत्र विवाद में आए थे और वहां हिंसा हुई थी किसानों को लेकर के, उसमें 2 किसानों की मौत भी हुई थी। उस समय से लगातार वरुण गांधी का नजरिया और उनके बयान भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप के खिलाफ आते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पूरा 21-22 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वरुण गांधी की कहीं कोई भूमिका नहीं थी, ना अपने संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार को चुनने में, ना कहीं उनको प्रचार के लिए बुलाया गया। तो ये माँ बेटे का तो मामला बहुत पहले ही बंद हो गया था। ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं ये विवादों में हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और उनके मामले को ये भी कहा जाता है कि कुछ बीजेपी की जो अंदरूनी जो जो सत्ता समीकरण है, जो पावर इक्वेशन है, वो दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के प्रिय हैं। और हालांकि ये भी एक धारणा है कि योगी आदित्यनाथ उनको पसंद नहीं करते हैं। तो उनका मामला अभी संदिग्ध है, इसीलिए आपने देखा होगा कि उनका टिकट अभी रुका हुआ है और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनका उनका टिकट कट सकता है। लेकिन जो जो उनका कद है और उसको देखते हुए ये सब फैसला बहुत ठोक बजा के होगा। और वो एक बार पहले भी समाजवादी पार्टी में जाकर के चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा का, शायद 1999 में। तो ये संभावना बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर ही रखी है कि अब की बार हमको 80 में 80 सीट जीतनी है। तो बीजेपी इसके बारे में फैसला अभी तक है, बहुत समय है, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। अभी समय है, लेकिन सीटों का इंतजार तो सबको है। मैं अभय जी के पास चलूंगा। अभय जी, आपको क्या लग रहा है कि जीत के समीकरण को बदल सकते हैं क्या ये नाम, जो मैं नाम आपके सामने ले रहा हूं, जिनको यूपी की जनता सुनना चाहती है कि वो हैं या नहीं? ब्रजभूषण शरण सिंह है, आपके साथ मेनका गांधी है, आपके साथ वरुण गांधी है, राजेंद्र अग्रवाल है, और भी कई सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको लोग जानना चाहते हैं कि जो जनरल वीके सिंह है, क्या वो अगर इतनी नंबर वोटों से जीतने के बावजूद क्या इस बार दोहराए जा रहे हैं या नहीं? आंकड़े पीलीभीत जैसे शहरों के वो चौंकाते हैं, क्योंकि वो मेनका गांधी के साथ बहुत लंबे अरसे से हैं। आपको क्या? जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में 2 बार चुनाव हारने के बाद टिकट नहीं मिलता था और कांग्रेस पार्टी बीजेपी में 2 बार अगर लगातार जीत गए तो टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। यह बीजेपी और कांग्रेस पार्टी राजनीति का बहुत बड़ा अंतर है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, तो कांग्रेस पार्टी में लगातार 2 बार अगर आप चुनाव हार जाते हैं थे, यहाँ अभी 2004-5 के दशक 2000 अर्ली 2000 में बात बता रहा हूँ, तो 2 बार हार गए तो तीसरी बार आपको टिकट नहीं मिलेगा। और बीजेपी में 2 बार जीतने के बावजूद भी टिकट मिलेगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है।
मैं यहां तक बताऊं कि मैं याददाश्त के आधार पर बोल रहा हूँ कि अर्जुन सिंह जी को लगातार 2 बार चुनाव हारने के कारण कांग्रेस पार्टी ने एक बार टिकट नहीं दिया था। पवन कुमार बंसल साहब चंडीगढ़ से लगातार 2 बार चुनाव हार गए थे सतपाल जैन से, तो फिर भी उनको इसलिए एक बार टिकट दिया गया क्योंकि विनोद शर्मा को जो कांग्रेस पार्टी टिकट देना चाहती थी, उनके बेटा मनु शर्मा वाला जो मैंने कांड हो गया था, उसके कारण से उनको टिकट न देने के कारण पवन कुमार बंसल जी को टिकट दिया गया था। तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की रणनीति में बहुत अंतर है। एक बात मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी ने जमीन पर काम किया है। नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो ट्रेन की, बस की, रोड की राजनीति है, कोई एरोप्लेन की और एसी की राजनीति नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 1998 का जब राजस्थान में चुनाव हुआ था और बीजेपी बुरी तरह हार गई थी, सिर्फ 33 सीट जीती थी, उस समय राजस्थान के इंचार्ज नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देखिए, एंटी इनकम्बेंसी केवल सरकारों के खिलाफ काम नहीं करती है, एंटी इनकम्बेंसी सिटिंग एमपी या सिटिंग एमएलए के खिलाफ क्षेत्र में भी काम करती है। तो नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने जब जब एकदम निचले स्तर की राजनीति की, उस समय से उनको इस बात का आभास है कि कैसे वोट, कैसे कोई एमपी को कैसे मतलब सीट बदला जाए, कब उसका टिकट काटा जाए, कब नए कैंडिडेट को उतारा जाए, मोदी को पूरा पूरा आभास है। तो नरेंद्र मोदी अपने उसका जो एक्सपीरियंस है उसी का बेनिफिट अभी भी लेते नजर आते हैं। लेकिन एक बात और है कि नरेंद्र मोदी जी में नेटवर्क बहुत खराब आ रहा है आपका। मुझे लगता है जब तक नेटवर्क ठीक होता है, अबे जी एक बार नेटवर्क को आपको एक बार चेक करना होगा। उसका बहुत ही खराब नेटवर्क आ रहा है, आपकी आवाज़ उस तरह से नहीं आ रही है। लेकिन मैं इतने अभिषेक के पास चलता हूँ, आपका एक बार नेटवर्क आप चेक करेंगे और टीम भी चेक करेगी। अभिषेक भाई, वीके सिंह साहब 2 बार जीते हैं, भले ही कार्यकर्ताओं से मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्षेत्र में दिखते हैं नहीं दिखते हैं, लाखों से जीते हैं, अभी टिकट का नाम नहीं आ रहा है। राजेंद्र अग्रवाल भले ही 4-5 हजार वोटों से बड़े हाथ हाथ करके निकले हों, उनका भी नाम नहीं आ रहा है। और सहारनपुर सीट जो हार गई थी वो भी नहीं दिख रही है कोई आए खड़ा हो। तो ये क्या समीकरण है कि यहाँ राजपूत खड़ा होगा, चूंकि जाट, गुर्जर और पंडित समुदाय को टिकट दे चुकी है। अगर राजनीति की बात करते हैं, जो जातीय राजनीति की बात है, हालांकि मैं इसके बाद जो बात करूंगा वो बीजेपी के उस अस्त्र पर बात होगी जो जातीय राजनीति को काटता है। लेकिन अभी की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये सब, और आप पीलीभीत भी घूमते हैं, आप तो पीलीभीत भी कई बार जाते हैं, आप निकल के सुल्तानपुर तक पहुंच जाते हैं, तो ये कारण क्या है? इनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जनता पूछ तो रही है। हाँ सर, देखिए, और यही सब चाय की दुकानों पर बीजेपी के तमाम जितने भी कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर तमाम जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं और विपक्षी पार्टी वाले हैं, सब इसी कयास में यहाँ इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उलझे हुए हैं कि क्या मेरठ के राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटेगा, राघव लखनपाल को हारने के बाद क्या सहारनपुर से मिलेगा, क्या वीके सिंह तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे। लेकिन तरह तरह की चर्चाएं। अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में बहुत बड़े बड़े नाम चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम चर्चाओं में है, जो संगठन के महासचिव हैं बीजेपी के अरुण सिंह, उनका करेक्ट कर दूं, उनको मुंबई में वो मिल गया है, उनका टिकट हो गया है, तो इसलिए अब उनका नाम कट गया है, वो चर्चाओं से मुक्त हो गए। हाँ, तो आज ये कट गया है सर, ये एक चर्चा का नाम ये कट गया, मैं उसी पे आ रहा था सर। लेकिन ये इतने बड़े बड़े, अरुण गोविल का भी नाम चर्चाओं में बहुत तेजी से यहाँ उड़ा। इसी तरीके से ये हुआ कि अगर मेरठ में किसी ठाकुर समुदाय से या क्षत्रिय समुदाय से टिकट देते हैं तो फिर गाजियाबाद में वैश्य समुदाय को लाएंगे। फिर ये चर्चा है कि सुरेश राणा जो थाना भवन से, जो पूर्व की योगी सरकार में गन्ना मंत्री थे, चुनाव हार गए थे, इस बार उनकी पोजीशन जरा जैक ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है, ऐसी बीजेपी के हलकों में चर्चा है कि उन्हें सहारनपुर से टिकट मिल सकता है। लेकिन ये कयासबाजी है। बीजेपी का जो बीजेपी को अब पहचान रहे हैं, पुरानी बीजेपी अलग है, नई बीजेपी अलग है, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये दावे से बड़े बड़े पंडित भी इस समय नहीं कह सकते हैं। क्या मन में आला कमान के चल रहा है और क्या इंटरनल रिपोर्ट पर वो सर्वे कर रहे हैं। ये बात सही थी कि मुजफ्फरनगर और मेरठ सीट कम अंतरों से जीती गई थी। हालांकि जो एक चुनौती थी आरएलडी के रूप में, सपा आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चुनौती उभर के सामने आती, तो वो चैलेंज तो बीजेपी ने ख़त्म कर लिया है आरएलडी को साथ मिला के। अब ये है कि 3 बार और उम्र दराज और कम अंतर से जीती सीट का जो फार्मूला लागू हो रहा है वो मेरठ पे है।
लेकिन क्या ये वाकई में फार्मूला बीजेपी ने बनाया था या ये सिर्फ एक अंदर के खाने की खबर थी? अगर उसमें फिट हो रहा है तो 3 बार के जीते में हैं राजेंद्र अग्रवाल, कम अंतर से जीते हैं, 70 से ऊपर के हैं। लेकिन अभी जो बॉडी लैंग्वेज है राजेंद्र अग्रवाल की, कल ही मेरी मुलाकात हुई, 2 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी, वो बहुत कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पार्टी मुझ पर ही भरोसा करेगी और मुझे ही टिकट मिलने वाला है। लेकिन अमित अग्रवाल जो कैंट विधायक हैं यहाँ से, अगर उन्हें देखें तो वो भी पूरी तरीके से उनकी फैमिली और वो मंदिरों का ज़्यादा चक्कर लगना शुरू हो गया है, भजन कीर्तन ज़्यादा शुरू हो गया है कि काश सांसद ही मिल जाए, टिकट मिल जाए। और देखिए दूसरी चीज़ ये भी बता रहे हैं जो भाजपा के पुराने जानकार हैं और इस समय पदाधिकारी हैं कि फार्मूला तो ज़रूर अपनाएगी बीजेपी, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय वाला, लेकिन अगर कोई चेहरा ऐसा होता है तो उसमें ये सिस्टम भी तोड़ सकती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर विजय पथ पर चल रही है और ऐसे में पब्लिक को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वैश्य समुदाय से है या ब्राह्मण समुदाय से है या क्षत्रिय समुदाय से है। बीजेपी का सिंबल उन्हें दिखाई देगा जिसे बीजेपी का देखना है। जैसे कल मैं व्यापारियों से आबूलैन पे बात कर रहा था, एक बात जरूर निकल के आई, सदर आबूलैन ये जो गढ़ है मेरठ में भाजपा के, उन्होंने कहा कि हमें भारी कैंडिडेट मंजूर नहीं होगा, आप किसी को भी मेरठ से टिकट दे दीजिए, लेकिन चाहे वो बड़ा नाम हो लेकिन भारी ना हो, क्योंकि अगर भारी हुआ तो हमें मिलने में दिक्कत होगी। टिकट अगर भारी को दिया तो हम यहाँ आंदोलन, प्रदर्शन, धरना सब करेंगे। तो ये एक चीज़ है, मंथन का दौर है और ये समझ में आ रहा है कि कल तक ये टिकट फाइनल हो जाएंगे। 15 तारीख सब बताएं, प्रदर्शन, विरोध ये सब करेंगे, लेकिन वो वोट बीजेपी को ही देंगे, ये कहा होगा उन्होंने, क्योंकि लगातार उनका वोट बीजेपी को ही जाता हुआ दिखता है। मैं एक बार वापस जाता हूं वीरेंद्र जी के पास। वीरेंद्र जी, 80 में से 80 जीतेंगे ये कह रहे हैं शिवपाल, कह रहे मैं 80 में से 80 जीतूंगा। अभी बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किए, और चूंकि मुझे लगता है इतने दिन से लगातार समाजवादी पार्टी जिस तरह से कैंडिडेट खोज रही है, तो वो 80 परिवार में ढूंढ पाई या नहीं, 80 नहीं मतलब 17 तो चलो कांग्रेस को दे दी, तो बाकी बचे हुए लोगों को वो परिवार में ढूंढ पाई कि नहीं, क्योंकि जो उनका आखिरी जीत का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें तो 5 परिवार के मेंबर थे। तो आपको लगता है कि मतलब कोई नई चीज़ वो खोज पा रहे हैं? क्योंकि और शिवपाल जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है, याद आ रहा है मुझे बिहार के चाचाओं की, अभी आपने देखा होगा बिहार में भी एक भतीजे ने 5 सीटें ले ली और चाचा को कहा कि नमस्कार धन्यवाद। तो ये जो फिर दोबारा चाचाओं का मोह भतीजे पे आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो कोई इस तरह 80 में से 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, 80 की 80 सीटें लड़ भी पा रही है कि नहीं पार्टी? कांग्रेस के खेमे से ये बात तो लगभग साफ आ चुकी है कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं 17 सीटों के लिए। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो उनकी स्थिति भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास भी उम्मीदवार और जिताऊ उम्मीदवारों का टोटा है। हालांकि राजनीति में, चुनावी राजनीति में और विशेषकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में तो कुछ जो है जो कहते हैं ना फॉल्स ब्रावाडो, एक ज्यादा बहादुरी पूर्ण और ज्यादा चुनौतीपूर्ण भाषा में बोलने की एक परंपरा है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में, हमें और ये देश के अन्य राज्यों में भी है। तो समाजवादी पार्टी को तो थोड़ा बड़बोला पर रखना ही पड़ता है, क्योंकि उनको बने रहना है मैदान में। तो समाजवादी पार्टी के पास भी अभी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उनको भी अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। और वो उनका क्या कैलकुलेशन है कि वो 80 सीटें जीतेंगे ये वो जाने। और जो उनकी रही सही उम्मीद पश्चिम उत्तर प्रदेश में थी वो तो आरएलडी के जाने के बाद एकदम समाप्ति हो चुकी है। समाजवादी पार्टी बिना आरएलडी के समर्थन के कहीं सीधी लड़ाई में नहीं आ पाएगी। मेरठ मंडल में या मुरादाबाद मंडल में आसान नहीं होगा। 2014 में बीजेपी ने मुरादाबाद सीट जीत ली थी, लेकिन 2019 में जो बीजेपी सीट वहां हारी है, हमें याद रखना चाहिए उस समय सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन था। इस बार गठबंधन नहीं है। और अब की बार का चुनाव तो लग रहा है कि रेफरेंडम होने वाला है केवल नरेंद्र मोदी के ऊपर, और ऐसी लहर चलने वाली है कि मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, ये कहीं कोई बहुत मुश्किल होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा
समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को सामने खड़े हो पाना, और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने जो घोषणा कर दी कि वो अकेला चलेगी और वो लगातार अपने किश्तों में उम्मीदवारों की घोषणा भी करती आ रही है, और ज्यादातर उसके उसके उम्मीदवार अभी मुसलमान ही आए हैं, अमरोहा हो या पीलीभीत हो, और कुछ और भी सीटें हैं। एक जाट को भी टिकट दिया है उन्होंने बिजनौर से। तो इस सब को देखते हुए विपक्ष के लिए लड़ाई उत्तर प्रदेश में बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरह से अपनी रणनीति यहाँ तय कर रही थी, अभय जी, मैं वो आपके पास आऊँगा कि जाति की बात बहुत होती है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और यहाँ तक कि चूंकि ये बदनाम बहुत हो गए, हम जैसे पत्रकार उसको सीधा लिखते हैं जाति आधारित, लेकिन साउथ में तो हर एक जाति की सीट पर जिस तरह का मार होती है, जिस तरह की चीज़ होती है, कप्पू का मारेडी, है ना, तमाम अलग अलवार, तमाम चीज़ों पर जिस तरह से मैंने देखा है वहाँ चुनाव कवर करते हुए, वो भी उतना ही सख्त होता है। लेकिन बीजेपी ने इस क्षेत्रीय पार्टियों के जो जातिवादी उस पर जिनकी नींव जातिवाद पर रखी होती है, एक जाति को साथ दूसरी जातियों के समीकरण के सहारे या मुस्लिम वोटों के सहारे उन्होंने राजनीतिक पताका फहराई है और कई बार सत्ता भी हाथ आई है। लेकिन बीजेपी ने इस सब के बीच में, चूंकि आपको आंकड़ों में बड़ी दिलचस्पी है, इसीलिए मैं आपसे एक सवाल सीधा करता हूं कि बीजेपी ने इस हथियार को एक नए हथियार से काट दिया, महिलाओं के वोटों को। मैं गौर कर रहा था जब पिछला चुनाव 2022 में घूम रहा था, तो जब आरएलडी का बहुत ज़्यादा वर्ग जो मेल डोमिनेंट एरिया माना जाता है, वैसे भी ये इलाका है, तो जब मैं उन सब से बात कर रहा था तो वो तमाम लोग कह रहे थे भाई नाश कर दिया, मोदी जी ने भी बिल्कुल फैला दिया, और योगी जी तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे भाई, शांति व्यवस्था ही गड़बड़ होगी। वो ये सब कह रहे थे उसी स्कूल में। जब मैं उधर से घूम के बच्चियों के पास गया, वो भी सेम उसी समुदाय की बच्चियां, हमने उनसे पूछा, वो जो डिग्री कॉलेजेस की और इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्चियां थी, उनसे पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ बोले वोट तो योगी को जाएगा, वोट तो मोदी को जाएगा। तो मैंने कहा क्यों, आपको पता नहीं है कि घर आपके पिताई क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, बसों में हम आते जाते हैं, स्कूल तक हमको उतर के जाना पड़ता है सड़कों पे, और आज मैं आराम से हंसती हुई साइकिल चलाते हुए, पैदल जाते हुए बाजार से गुजरती हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कहता। मैं यहाँ किसी भी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। उसने सामने ही कह दिया। तो वहीं सामने, चूंकि वो स्कूल भी उसका था जो आरएलडी का कार्यकर्ता था, उनका स्कूल था, वो खड़े थे प्रबंधक, वो इससे उधर हो गए। उसके बाद फिर मैंने अलग अलग समुदायों में, मैं जब अमेठी में घूम रहा था पिछले लोकसभा चुनाव में, तो एक गांव में चला गया। उस गांव में जब वो दलित मुझसे, मैं जब कॉर्नर पे बात कर रहा था एक कस्बे के, तो वहां वो जो लोग खड़े थे सबने बीजेपी की बात की। तो मैं जब बात करने, तो एक लड़के ने बड़े उठकर गुस्से में कहा कि ये तो सब बीजेपी वाले, आप फला गाँव में जाके देखो। तो मैंने मेरे उससे कहा ड्राइवर से कि चलो उसी गांव में चल के देखते हैं, क्योंकि हमारा काम तो सच देखना है, ये जो कह रहे हैं। चलो, मैं उस गांव में पहुंचा, और वो गांव एक जो प्रधान जो होते हैं दलित वर्ग के, उसके लिए आरक्षित था। मैं सीधा वहीं चला गया। तो वहां बैठे बैठे दो तीन से बात की, तो सामने बैठी हुई महिला ने कहा कि साहब, मैं तो चाहे मर जाऊं, चाहे मेरी जिंदगी चली जाए, मैं तो हमेशा मोदी को वोट दूंगी। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? उसने कहा साहब, वो गाड़ी वाले आए थे, सफ़ेद गाड़ी वाले, मेरे पेट में वो था और मेरे पास पैसा नहीं था, तो इलाज हो गया। तो मैं वहाँ घूमा, तो मैंने देखा लोगों को गुस्सा इस बात का था कि सामने वाले को तो 2 मिल गई है साहब लैट्रिन, जो सुलभ शौचालय, हमको 1 नहीं मिला। तो मुझे लगा कि जातिवाद के हथियार को काटने के लिए महिला वोटर्स को बाकायदा तैयार किया गया। यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं के वोट बीजेपी को कई जगह मिले 3 तलाक के नाम पर। तो क्या ये आंकड़ों में भी शो होता है? मतलब लगता है कि एक वाकई नया हथियार बनाया बीजेपी ने? देखिए पुंडीर साहब, जो आपने बात की शुरुआत की दक्षिण के राज्यों का, तो मैं बता रहा हूं कि मैंने जो स्टडी किया है उसमें मैंने पाया है कि बिहार, यूपी की अपेक्षा दक्षिण के राज्यों में ज्यादा जातिवार वोटिंग होता है। वोकालिगा लिगान कर्नाटक में, यहाँ पर आपने जो कापू कब्बा रेड्डी की बात की आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ ज्यादा होता है। लेकिन बिहार और यूपी बदनाम थे इसलिए क्योंकि कास्ट वाइज हिंसा यहाँ होती थी, इस कारण से यहाँ ज्यादा परिलक्षित दिखती थी। तो इस कारण से, लेकिन अगर जातिवाद, अगर वोटिंग की बात करें तो दक्षिण के राज्यों में बिहार और यूपी से बहुत ज्यादा ही वो था।
लेकिन हाल के दिनों में जब से ईवीएम का प्रयोग होना शुरू हुआ है, तब से कास्ट मार्क इसमें भी कमी आई है, बूथ स्टॉपिंग भी कमी आई है, तरह तरह का अच्छा मतलब इन्वायरमेंट बना है वोटिंग करने का, तो उसमें भी कमी आई है। तो इस कारण से अगर जातिवाद की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मतलब दक्षिण के राज्य बिहार और यूपी से आगे है, पीछे तो कतई नहीं है। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं कि जातिवाद वोटिंग का, तो बिल्कुल 90 के दशक में जब से मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स शुरुआत हुई, तो जाति और धर्म दोनों काफी मजबूत होकर के राजनीति में आया। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने लगी, लालू जी का, मुलायम सिंह यादव जी के, या तरह तरह का राजनीतिक उभार हुआ। लेकिन 20-30 साल बाद 2015 के बाद 90 से शुरू हुआ, लेकिन 2005-10 आते आते आपने देखा होगा कि उन जातियों ने, जो कि केवल जाति का आधार पर जब वोटिंग करने लगे, तो उनको लगा कि बिहार में भी एक परिवार है, यूपी में भी एक परिवार है, तो जाति अगर हम कैरी कर रहे हैं, अगर छोटे छोटे जाति कैरी कर रहे हैं, तो उनको बहुत कुछ प्राप्त राजनीतिक तौर पर भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। तो उन लोग का भी हुआ कि चलो भैया कि अब हम राजनीति में वहां पर जितना मिलना था मिल चुका है, अब मिल नहीं पा रहा है, तो उन लोगों ने फिर दूसरे दिशा में डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात की कि भैया अब हम डेवलपमेंट की तरफ जाए। तो डेवलपमेंट के फ्रंट पर हाल के दिनों में पिछले 10 साल से जैसे मोदी साहब के काम में नो डाउट डेवलपमेंट तो हुआ है, रोड बना है, ट्रेन बना है, इस तरह की बातें हुई है। तो इस तरह का जब बेनिफिट लोगों को दिखना शुरू हुआ है, तो कास्ट का फाउंडेशन अपने आप टूटता जा रहा है। कास्ट का फाउंडेशन अपने आप टूटता जा रहा है। अब ऐसी बात नहीं, किसी को तोड़ने की जरूरत है, लोग टूट करके सामने भी आ रहे हैं। उसके बाद जो सोशल मीडिया आया है, या जो मीडिया का विस्तार हुआ है, उसमें हर किसी को पता है कि हमारे लोकल में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे कैसे वोट करने पर किस तरह का बेनिफिट होगा, अगर हम इस तरह वोट करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, या इस तरह करेंगे तो क्या होगा। तो सब कुछ सामने में ट्रांसपेरेंटली है। पहले था कि हम वोट कर देंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब हम वोट करेंगे तो अगले बार हमारा एक काम होने की संभावना होकर रहेगा, और दिख रहा है। तो इस तरह कास्ट अपने आप टूटता जा रहा है। कास्ट को कोई तोड़ भी नहीं सकता था। एक वर्क मैंने अच्छा काम था, जिसको अभी के सरकारों ने करके, या जैसा भी है, उन्होंने करने का प्रयास किया है, और उससे अपने आप कमजोर पड़ता जा रहा है। और आपने बात की, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। कैंडिडेट की भूमिका आज इस इलेक्शन में भी, 24 का इलेक्शन में भी हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट की भूमिका कम से कम होती जा रही है। वो मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेगा, तो उसमें किसी का टिकट कट जाए, तो उसे बहुत ज्यादा मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा इसमें नहीं देख रहा हूँ। और मैं अंत में कुछ बोलना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी में सिस्टम था कि 2 बार अगर आप लगातार हार गए, तो आपको तीसरी बार टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन बीजेपी में कि 2 बार अगर आप जीत गए, तो भी टिकट नहीं मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस में अंतर यह है। मैं बताऊं कि अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के या राष्ट्र के कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, लगातार 2 बार चुनाव हार गए, तो उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर लगातार 2 बार जो लोग कैंडिडेट चुनाव जीत गए हैं, उनको भी मुश्किल हो रही कि क्या इस बार हमको टिकट मिलेगा। तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी, बीजेपी और कांग्रेस के राजनीति का अंतर मेन यही है कि भैया देखिए अब किस तरह करते हैं। तो यह नरेंद्र मोदी जी ने जो जमीन की राजनीति की है, जब वो 90 के दशक में या उससे के आसपास जब वो जमीन पर काम करते थे, क्षेत्र में जाके लोगों से मिलते थे, हर हर तरह के लोगों से नहीं, मिलते ये थे, बात तो उनको सही है, लेकिन पता मेरा था। सवाल दूसरा था। मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। आपने जरूर कहा आप पहुंचे साउथ पे, लेकिन मैं सवाल लेके, यही सवाल लेके पहुंचता हूं। अभिषेक, हम इतने अच्छे से देख रहे थे जब आपकी और हमारी शर्त लग रही थी चुनाव के दौरान, आप कुछ और कह रहे थे और मैं कह रहा था कि नहीं, ये चीज़ तो धुल गई है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई जो महिलाओं के अंदर है, जो बच्चियों के अंदर है, लड़कियों के अंदर है, जो वोट करने जाती हैं, उनके अंदर मोदी ने कम से कम एक चीज का बदलाव तो किया है, वो है कि जातीय जो बंधन थे उनको तोड़ दिया। क्या आप इस बात से सहमत होते हैं? क्या रिकॉर्ड से बता, जो आपने देखा हो उस पर आप बताएंगे? पूरी तरीके से सहमत हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ। और जो आपने किस्सा बताया है सर, वो किस्सा तो धीरेन्द्र जी पूरी तरीके से हर जगह पे दिखाई देता है। और राम मंदिर बनने के बाद महिलाओं का विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। अभी भी किसी महिलाओं से या लड़कियों से, कल मैं अपने चैनल के लिए, हमारे चैनल के लिए एक शो कर रहा था 24 की चॉइस, उसमें 3 बच्चियां थी मेरे साथ ई रिक्शा में। तो उन्होंने मोदी योगी सीधे तौर पर उन्होंने कहा। और देखिए, कहीं चाय की दुकानों पर आप बैठ जाएं, समाजवादी पार्टी के नेता ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं, अगर हम बात करते हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बड़ी, जो आप बता रहे थे कि साइकिल से अकेले स्कूल चली जाती हूँ, ये फैक्ट है। महिलाओं का जो विश्वास है बीजेपी पे, उसे आप डिगा नहीं सकते। उसका कारण सबसे बड़ा है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। मोदी के बाद योगी उनकी बहुत जबरदस्त पसंद है, और उसका कारण लॉ एंड ऑर्डर ही है। और समाजवादी पार्टी के जब चाय पे बैठते हैं नेता, ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं ये हकीकत स्थिति है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उसी की वजह से हम आउट हुए हैं। और जो उत्पात मचता था, अखिलेश यादव ने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, वो बात की बात है,
लेकिन जो उत्पात और उधम मचता था, और मेरठ की सड़कों, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और जो ये आसपास का एरिया है वहाँ उस चीज़ को लेकर वो महिलाओं का जो विश्वास है, ना महंगाई का आप मुद्दा चला लीजिए, कोई मुद्दा आप फेंक दीजिए मार्केट में, कोई काम नहीं करेगा इस समय। इस समय जो विश्वास है महिलाओं का और बीजेपी के प्रति लोगों का, वो ऐसा लगता है कि एक विशाल सेना के सामने जो विपक्ष एक बहुत छोटी सी सेना लिए खड़ा हुआ है, और ऐसे में कौन सा कैलकुलेशन बिठा के चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल हो, इस समय बीजेपी का सामना कर पाएंगे। हाँ, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अगर एक साथ हों तो इस समय चैलेंज भी हो जाएगा, और शायद यही इंतजार बीजेपी भी कर रही थी कि जब टिकट घोषित हो जाएं। और यह जो सेंसिटिव सीटें हैं, जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर की चुनौती उन्होंने निकाल दी थी बाहर, इसलिए वो टिकट घोषित हो गया। नोएडा की कोई चुनौती थी नहीं, लेकिन गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ का जो रिजल्ट जाता है वो आसपास के जिलों पर उसका पूरी तरह से इम्पैक्ट डालता है। लेकिन इसी तरीके से मुरादाबाद में जो पिछली बार सीट जीती, संभल में शफीकुर रहमान बर्क का अपना एक पैतृक सीट उनकी मानी जा रही है, कई बार से उनका अपना वो था, लेकिन इस बार उनकी मृत्यु होने के बाद उनके घर से, परिवार से ही कोई लड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ और जो सहारनपुर की सीटें हैं उस पर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, महिलाओं का विश्वास विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, और जो शर्त भी हमारी लगी थी उसमें महिलाओं की वजह से वो शर्त में हारा, आप जीते। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी जो जीती है उसमें महिलाओं का वो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ रही है, बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा वीरेंद्र जी, एक बात मैं समझना चाहता हूं कि जिस तरह से मेनका गांधी लगातार चुनाव जीती, पीलीभीत एक गढ़ के तौर पर बदल दिया, और उनको सुल्तानपुर में भी उससे पहले जीती, वापस उन्होंने अपने बेटे को दिया, मतलब अभी तो जीती हैं, और वो सीट, तो आपको लगता है कि इस तरह से, ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है चूंकि अभी वो नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह की अफवाहें फिर चली, पहले भी आई थी, हालांकि उसका जवाब बहुत ही अलग तरीके से राहुल गांधी ने दिया था, और कह दिया था कि कोई भी, उनकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, ये कहा था। और विचारधाराओं की बात इतनी है कि जिस अर्जुन सिंह को लिया था टीएमसी से बीजेपी ने, फिर बीजेपी से जीत के फिर वापस जाने वाली यात्रा और फिर वापस आने वाली यात्रा, तो मुझे लगता है जीत के सामने विचारधाराएं, पार्टियां, ये सब चीज़ें तो बहुत मायने रखती नहीं है। वो तो लोग नेताओं पर यकीन करते हैं उसी तरह से जितना उन लोगों पर नेताओं को यकीन रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पीलीभीत का जिंच है, क्या ये पार्टी को सोचने पे मजबूर कर रहा है, और क्या ये हो सकता है, जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कि वरुण गांधी को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेठी से लड़ा दें उसको सरकार, एकदम चौंका दे। और रायबरेली में अभी तक इसलिए टिकट कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रही है बीजेपी, क्योंकि वो रायबरेली से देखना चाहती है कि गांधी परिवार आ रहा है या कोई और आ रहा है, तब वो कैंडिडेट बदलेगी, ऐसी चर्चाएं हैं। तो आपको क्या लगता है इस सब? हमें एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास ये रचा है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी पार्टी का के ऊपर ये माना जाता है कि 5 वर्ष बाद सत्ता विरोधी रुझान का असर होगा, एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव होगा। बीजेपी की 2014 की तुलना में 19 में सीटें बढ़ी हैं, 24 में उन्होंने अपने लक्ष्य को और बढ़ा दिया है, 370 बीजेपी का और एनडीए 400 पार। तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर जो अपना चुनाव जीतने का जो सामाजिक समीकरण है वो इंटैक्ट है, वो बहुत मजबूत है। सर्वे में जो उम्मीदवार उनके सही खरे उतरे उन सबको टिकट मिला है, और जिनको नहीं मिला है, अब जैसे आपने जनरल वीके सिंह की बात की, तो उनके खिलाफ कोई सत्ता विरोधी रुझान मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन वो 2 बार एमपी हो चुके हैं, 2 बार सांसद हो चुके हैं, और 70 वर्ष की उनकी उम्र हो चुकी है। और मेरठ के अग्रवाल साहब का मुझे जरूर थोड़ा संदिग्ध लगता है। वरुण गांधी का भी सवाल यह है कि तो वो भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि कोई भी सांसद उनके लिए इंडिस्पेंसेबल नहीं है, अपरिहार्य नहीं है, टिकट देना उनकी मजबूरी नहीं है। मेनका गांधी का अपना एक पारिवारिक अतीत है, एक इतिहास है। संजय गांधी की वो पत्नी है, तो संजय गांधी 1980 में पहला चुनाव लड़े थे अमेठी से, और प्रियंका और मेनका गांधी 1982 से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय रही हैं। आपको याद होगा 1982 में उन्होंने जो पार्टी बनाई थी राष्ट्रीय संजय मंच, उसका पहला उम्मीदवार
पीलीभीत में शायद बीसलपुर से इलेक्ट हुआ था, तो तब से वो एक्टिव है यूपी की पॉलिटिक्स में। तो उनकी अपनी एक पहचान है, एक अपनी ब्रांड है, और वो जानती भी हैं। तो वरुण गांधी कोई अपरिहार्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी का अपना जो चुनाव जीतने का समीकरण है, और वो अपनी जगह मजबूत है। और बीजेपी ने 2022 के असेंबली चुनाव के बाद अपने जो गैप थे, जो भी सुराग थे, उनको फिल किया है। जैसा अभी जो दो नए गठबंधन किए राष्ट्रीय लोकदल से और सुहेल देव राजभर की पार्टी से, तो इसलिए कोई भी उम्मीदवार, मैं यूपी के बारे में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य नहीं है। मैं वरुण बीच में रोक गांधी के एक का जिस सवाल कर रहा तरीके से हूँ, इसी पार्टी पर को एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह भी इसी कैटेगरी में आते हैं? बलरामपुर, कैसरगंज, गोंडा। इंडिस्पेंसेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है। अच्छा, वो तो लोग यही कह रहे हैं कि उनको लेकर बहुत रुका हुआ मामला है। एक बीजेपी के अंदर इस बात का जिच है कि कहीं तीन जगह से जीतने वाले तीन जगह पे असर ना डाल दें, ऐसा कुछ आपको लगता है? केवल वो भारतीय जनता पार्टी का जो अंदरूनी सत्ता संतुलन के चलते उनका टिकट रुका हुआ है, और वो जो है मेरा ख्याल है एकदम आखिरी मौके पे अनाउंस होगा, सबसे बाद में आएगा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी अपरिहार्य नहीं है, कोई भी अपरिहार्य नहीं है। और एक बात जो 2022 के विधानसभा चुनाव में कही जाती थी, जैसा अभिषेक ने कहा, कि बीजेपी के पास तीन अस्त्र हैं, राशन, शासन और भाषण। तो कैंपेन है, गवर्नेंस है, और फ्री फूड ग्रेन है। ये तीनों बातें आज भी स्टैंड कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात जितनी महत्वपूर्ण मेरठ में, मुरादाबाद में, बरेली में थी, उतनी ही लखनऊ में है, उतनी ही कानपुर में है। कहीं कोई अंतर नहीं है। और हर जगह खास करके स्कूल जाने वाली कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी सुरक्षा समस्या की थी। और इसको लेकर के योगी जी ने जो अपनी जो साख बनाई है महिलाओं में, आप छोड़ दें बाकी क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या मिला है। वो गैस मिली है, सिलेंडर सस्ता हो गया है, होली दिवाली पे एक फ्री मिलेगा, दैट्स अपार्ट। सबसे जो 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 सबसे बड़ा, जो शीर्ष प्राथमिकता का विषय किसी परिवार के लिए, किसी महिला के लिए है, वो है पब्लिक प्लेस में सुरक्षा। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में इसको एंश्योर किया है। अपवाद हो सकते हैं, छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज बीजेपी को इस परफॉर्मेंस पर विपक्ष प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। जी, अभय जी, क्या आप बता सकते हैं सीए का जो इम्पैक्ट है, क्या वो कंसोलिडेट हो सकता है? जिस तरह से विपक्ष की अब एक ही उम्मीद रह गई है, वो बार बार कह रहा है कि इनको नागरिकता निकाली जा रही है, हजारों लोग आ जाएंगे, यहाँ तक कि करोड़ों लोग आ जाएंगे, तो नौकरियां नहीं मिलेगी, कनाडा कुछ और सोच रहा है, ये तमाम चीज़ें। इस तरह के बयानों से आपको लगता है मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करके उनको सत्ता दे सकता है क्या सीए? जी देखिए, मुस्लिम वोट कंसोलिडेट तो जरूर करेगा, और अभी भी था, ऐसी बात नहीं थी कि अभी मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो रहा है। मुस्लिम वोट इससे पहले भी कंसोलिडेट ही था, पहले उसका रिजल्ट किसी और पे आ रहा था। तो बिल्कुल मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करेगा, लेकिन कंसोलिडेशन केवल मुस्लिम वोट की तरफ ही नहीं होगा, रिवर्स पोलराइजेशन भी होगा, और अच्छी खासी संख्या में होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए, विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए कि जब सीएए को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो फिर हम पर इसका क्या असर पड़ेगा। हम अगर राजनीति में जब हम एक तरफा केवल डिसीजन सोचते हैं कि हमको क्या बेनिफिट होगा, लेकिन उनका रिवर्स भी सोच लेना चाहिए कि भैया हम ये कर रहे हैं तो अपोजिशन को इसका क्या बेनिफिट, या क्या किस रूप में इसका असर डालेगा। तो अगर ये सोच करके चलते तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाते। ये एक चीज अगर हम ऐसे बताएं कि अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान का और बांग्लादेश का नाम ले रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का नाम जानबूझ के नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से एक तो मतलब सिख कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, और सिख कम्युनिटी का अगर नाम ले लेंगे तो उनका अपना दिल्ली का वोट उनका खराब हो जाएगा, पंजाब का वोट उनका खराब हो जाएगा। तो इसमें भी जो लोग अपना नाम ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो लोग अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को बचा करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी देखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है। और एक चीज मैं और धीरेन्द्र जी मैं बताना चाहूंगा, भले आपने सवाल कि महिला वोट पर आपने बहुत सारी बात की, तो महिला वोट बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि 2000 के पहले महिला वोट का उतना चर्चा नहीं होता था जितना अब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब ईवीएम आ जाने के कारण
अब महिलाओं को कतार में कम समय के लिए लगना पड़ता है, पहले घंटों लगना पड़ता था, अब 5 से 10 मिनट में हो जाता है। पहले था कि जब ईवीएम नहीं था तब बूथ स्टाम्पिंग होता था, वहां पर जाने पर उनके साथ कुछ ये भी मतलब हिंसा होने की संभावना रहती थी। तो उस सब संभावनाओं के घटने के कारण महिलाएं निकल करके वोट कर रही है और महिला वोट काफी प्रभावी हो गई है। जी जी, सीए को लेकर मैं देख रहा हूं बहुत सारे राजनीतिक दलों को लग रहा है कि एक और वो बीजेपी के पास मुद्दा है और वो चाह रहे हैं कि इससे वोट बीजेपी के पास ना जाए। वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लाया जाए। ये दिल्ली की लड़ाई है, दिल्ली जहां कांग्रेस और आप एक साथ मिलकर लड़ रही है, फिर भी उनको मुस्लिम वोटों को इस तरह करने का लग रहा है कि वो इस तरह के बयानबाजी से, मुझे लगता है कि ये जो सीए का मसला है वो जाता हुआ समय, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का अनाचार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उन तमाम के साथ हुआ, जिन 6 को जोड़ा गया वो तो है ही। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और भी है जिस पर शायद आपकी नज़र रही हो कि जो ज्ञानेश कुमार हैं वो जब धारा 370 हट रही थी तब एमएचए में उसी को देख रहे थे और तब अक्सर उनसे बात होती थी कि वो किस तरह से एसीएस भी वहाँ से रहे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी हर तरह से हर चीज़ को सोच कर करती है वहाँ, और यही उसकी राजनीतिक ताकत का भी आधार है। एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूँगा अभिषेक आखिर में कि क्या सीए को लेकर जिस तरह का पहला कोशिश हमने देखी थी जब वो कानून आया था, लेकिन नियम फ्रेम हुए हैं, उसके बाद यूपी में पूरा अलर्ट भी है, सारी चीज़ें, लेकिन आपको लगता है इसका कोई फायदा विपक्ष को मिल सकता है? क्योंकि बासी कड़ी में उबाल नहीं आता, ये लोग कहते हैं। सर कोई फायदा नहीं मिलेगा। और जहां तक मुस्लिम वोटों की बात रही तो मुस्लिम वैसे भी सपा और कांग्रेस को ही अपनी पसंद बता रहा है। जहां दोनों का गठबंधन है वहां पर इसी के पास जाना है मुस्लिम वोट। अगर वो इफेक्ट भी हो रहा था तो जाना तो इन्हीं पे ही था। लेकिन मुस्लिमों में भी सीए को लेकर वो उबाल नहीं है, वो गुस्सा नहीं है जो हमने 2019 में देखा था। सीए का और एनआरसी का नाम लेते ही वो एकदम से ये डरते थे कि जैसे यहाँ से उनकी नागरिकता छीन के उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। बहुत क्लियर कट ये दिमाग में उनके गलतफहमी थी उस समय। लेकिन अब जब मैं मेरठ के उसी इलाकों में, मेरठ ऐसा शहर था जहाँ 2019 में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, 6-7 लोग मारे गए थे। मैं उन्हीं एरियो में जाके अपनी रिपोर्ट मैंने फाइल की तो सारे मुसलमान जितने भी बाशिंदे थे वहाँ के सब शांत थे। उनको ये क्लियर हो चुका है कि ये वहाँ से जो बाहर से आने वाले हैं, ये 5 साल का जो पीरियड था उनके दिमाग से ये चीज़ निकल चुकी है जो उस समय सोशल मीडिया के थ्रू उनके दिमाग में घर कर गई थी, या शाहीन बाग के धरने की वजह से उनके दिमाग में ये ज़्यादा घुस गई थी कि मुस्लिमों के लिए सीएए से कोई ख़तरा है। शायद वो अब खतरा निकल चुका है, सब कुछ नॉर्मल है। रमज़ान के वैसे भी दिन थे, पहला रमज़ान था जिस दिन ये लागू हुआ, उसके अगले दिन सुबह, तो सारी व्यवस्थाएं और कोई विपक्ष को इसका अतिरिक्त लाभ मुझे मिलता तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मुस्लिम वोट वैसे भी सपा पर और कांग्रेस पे हैं, कहीं कहीं ओवीसी साहब के भी कैंडिडेट को मिल जाती हैं, जैसे मेरठ में पिछले मेयर चुनाव में मिली, तो ये अटपटी घटना भी हो सकती है। एक आखिरी बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि उत्तर प्रदेश में भले ही सीटों को लेकर जरूर चर्चा हो रही हो, आखिर लोग नाम जानना चाहते हैं क्योंकि लोग ये मान के चल रहे हैं कि चुनौती इस बार बीजेपी को नहीं है। बीजेपी एक शानदार जीत का रिकॉर्ड यहाँ बनाना चाहेगी और बनाती हुई दिख रही है। इसीलिए लोगों का ज़्यादा ध्यान इस बात पर है कि आखिर देखे तो कि बीजेपी किन को उतार रही है, और उससे भी ज़्यादा शायद ये कि क्या मेनका, वरुण, वीके और राजेंद्र अग्रवाल जैसे लोग वापस अपनी टिकट हासिल कर पाते हैं या नहीं। बाराबंकी का पर भी है जो टिकट बदल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब इस पर आज इतना ही, फिर हम कल किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आज बस इतना ही। नमस्कार।